बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो एक पोएम है डक्स बाय तौफीक रफ़ात। ये पोएम पाकिस्तानी लिटरेचर से रिलेटेड है। आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस पोएम को हम हर डायमेंशन से, हर पर्सपेक्टिव से, हर एंगल से थॉरली कवर करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये पोएम पाकिस्तानी लिटरेचर से रिलेटेड है, मोस्टली इंटरनेट के ऊपर इन टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा स्टफ़ अवेलेबल नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस पोएम को हर एंगल, हर डायमेंशन से कवर करूँ ताकि आपको फर्दर कहीं से भी इसको प्रिपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये पोएम लिखी है तौफीक रफ़ात ने। तौफीक रफ़ात एक पाकिस्तानी राइटर है और इनकी एक पोएम दिस ब्लेड ऑफ ग्रास, इसको मैं डिटेल्ड में कवर कर चुकी हूँ। इस पोएम के अंदर मैंने तौफीक रफ़ात की डिटेल्ड बायोग्राफी को डिस्कस किया है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसकी ऑटोबायोग्राफी को एटलीस्ट उस वीडियो में जाके देख लें, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डिटेल्ड में मेंशन किया है और अगर मैं उसको दोबारा से इस वीडियो के अंदर मेंशन करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जो पोएम है डक्स, ये थोड़ी वैसे ही डिफ़िकल्ट है, ड्राई सी है। इसको एक्सप्लेन करते मुझे ऑलरेडी काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप मेरी वो वीडियो को ज़रूर देखें। अगर हम इस पोएम की फर्स्ट लाइन को देखें, द डक्स बेंट लाइक अ बूमरैंग। इस पोएम के अंदर बूमरैंग एक बहुत ही यूनिक मेटाफर और सिमिली कह ले यूज़ हुई है। अगर आप लोगों को इस वर्ड बूमरैंग कि ये वर्ड कैसे रिलेटेड है डक्स के साथ, आपको इस पूरी पोएम की समझ नहीं आएगी। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप पहले इस वर्ड को देखें, बूमरैंग ये क्या है और हाउ इट इज़ रिलेटेड टू डक्स। बेसिकली अगर मैं आप लोगों को बताऊँ सिंपली कि एक बूमरैंग क्या है, बूमरैंग इज़ अ कर्व्ड थ्रोइंग स्टिक, एक टॉय कह ले जो वुड का बना होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली बूमरैंग क्या होता है कि मैं बूमरैंग को थ्रो करती हूँ, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक सर्टेन डिस्टेंस तक जाएगा और उसके बाद वो कर्व की फॉर्म में वो वापस मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यानी कि वो अपने थ्रोअर के पास दोबारा से आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वीडियो भी ऐड की है, आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे बूमरैंग को हम फेंकते हैं तो वो वापस हमारे पास ही आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को बूमरैंग का पता चल गया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे ये डक्स के साथ रिलेटेड है। इस पोएम के अंदर राइटर ने जो बूमरैंग की शेप है, कर्व्ड शेप है, उसको कंपेयर किया है डक की नेक के साथ। ठीक है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो डक की नेक है वो भी एक बूमरैंग की तरह है, कर्व्ड है। ख़ास तौर पे जब ये स्विम करती हैं, फ्लाई करती हैं या खाना खा रही होती है, ये रेस्ट पोजीशन में होती है, तो इनकी नेक की शेप बूमरैंग जैसी होती है। ठीक है, इसके अलावा भी राइटर ने बूमरैंग को यूज़ किया है, रिलेट किया है डक्स के साथ। वो किस तरह से, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि बूमरैंग वो होता है जिसको हम फेंकते हैं तो वापस अपने ओरिजिनल पॉइंट, अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापस आ जाता है। सेम इस पोएम के अंदर ये जो डक्स हैं ये माइग्रेट की है साइबेरिया से और माइग्रेट करके पाकिस्तान आई है, क्योंकि साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, वहाँ पे डक्स सरवाइव नहीं कर सकती। ये फ्लाई करके पाकिस्तान आई है, माइग्रेट करके आई है। जैसे ही साइबेरिया का मौसम ठीक होगा, उसका हार्श इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो दोबारा से वो डक्स माइग्रेट करके चली जाएंगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, जस्ट लाइक अ बूमरैंग। जैसे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, प्लेस पे वापस आ जाता है, अपने थ्रोअर के पास आ जाता है, इसी तरह से ये जो डक्स हैं ये भी अपने ओरिजिनल प्लेस में, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है। इस तरह से इस पोएम के अंदर तौफीक रफ़ात ने डक्स को बूमरैंग के साथ लिंक किया है। अगर आपको इस पॉइंट की समझ आ गई है तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू पीपल नाउ कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और समरी ऑफ द पोएम। द डक्स बेंट लाइक अ बूमरैंग, यानी कि ये जो डक्स है ये बेंट की हुई है जैसे कि एक बूमरैंग होता है।
जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जब डक्स बेंड करती हैं, स्विम करती हैं या फ्लाई करती हैं या कुछ खाती हैं या अपनी रेस्ट की पोजीशन में होती हैं, तो उनकी जो नेक है वो बूमरैंग की तरह नज़र आती है। ठीक है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। हटल अक्रॉस द स्काई, यहाँ पे जो वर्ड हटल है ये इंग्लिश में कोई ऐसा वर्ड नहीं है। ठीक है, ये हसल और हर्टल से निकला है, यानी कि इसको थोड़ा सा चेंज किया है राइटर ने। हटल होता है कि रैपिडली मूव करना, यानी कि ये जो डक्स है ये आसमान के अंदर रैपिड रैंडमली मूव कर रही है। ठीक है, चारों तरफ हमें सिर्फ और सिर्फ डक्स फ्लाई करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, सो हटल अक्रॉस द स्काई टू अ स्वैम्पी एग्जाइल इन पाकिस्तान। स्वैम्पी का मतलब होता है मड्डी, बहुत ही वेट किस्म की जगह। ठीक है, या टू अ स्वैम्पी एग्जाइल इन पाकिस्तान, यानी कि ये जो डक्स है ये एग्जाइल की गई है पाकिस्तान में। अब एग्जाइल पनिशमेंट के तौर पे भी हो सकता है या डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, सो ये चीज़ हमें शो करती है कि ये डक्स शौक से नहीं आई पाकिस्तान में, बल्कि उनकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन बन गई थी। ठीक है, क्योंकि जहाँ पे वो रहती थी वहाँ पे हार्श इन्वायरमेंट था, वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर सकती थी, इस वजह से वो पाकिस्तान आ गई। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्ड एग्जाइल यूज़ हुआ है। ठीक है, एंड लाइक अ बूमरैंग दे रिटर्न, और जिस तरह से एक बूमरैंग अपनी पोजीशन पे वापस चला जाता है, इसी तरह से ये डक्स भी एक दिन वापस चले जाएंगी। When the winter is over, जब विंटर ख़त्म हो जाएगा, to the dark recesses of Siberia, डार्क रिसेसेस यानी कि इतनी ठंड है वहाँ पे, सन नहीं निकलता, तो एक डार्कनेस सी हुई है साइबेरिया में, इसी वजह से ये डक्स वहाँ से माइग्रेट करके आई हैं। There they sit running themselves, अब वो डक्स आ गई हैं, अब वो पाकिस्तान के किसी रिवर में है, पानी में है, और वो बैठी हुई हैं और इधर उधर भाग रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। ठीक है, ऑन बेयर लिटिल आइलैंड्स इन द रिवर विद हेड्स टक्ड इनसाइड देयर विंग्स, और उनके जो हेड है वो अपने विंग्स के अंदर उन्होंने टक्ड किए हैं। ठीक है, यानी कि रिलैक्स कर रही है, वो रेस्टिंग पोजीशन में है, एज इफ नथिंग मैटर्ड, यानी कि वो इतनी रिलैक्स्ड हैं कि उनको ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो किसी फॉरेन प्लेस में है। द हायर्ड मैन फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम पुशिंग एन एम्प्टी बोट इज इन फ्रंट ऑफ हिम। अब यहाँ से पोइम ने एक ट्विस्ट लिया है। इससे पहले इस पोइम के अंदर डक्स एंजॉय कर रही हैं, पानी के अंदर रिलैक्स कर रही हैं। ठीक है, सो एकदम से सिचुएशन बदल जाती है। द हायर्ड मैन, यानी कि वो वाले आदमी जिनको हायर किया गया है कि उन्होंने डक्स को हंट करना है। ठीक है, द हायर्ड मैन फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम पुशिंग एन एम्प्टी बोट इज इन फ्रंट ऑफ हिम। सो एकदम से ये हंटर्स अपनी बोट के साथ निकल आते हैं और अटैक करते हैं उन डक्स के ऊपर। एज इज नाउ क्वाइट क्लोज, और वो उन डक्स के बहुत क्लोज हैं। एट द राइट मोमेंट ही शोज हिमसेल्फ, और जब एक प्रॉपर राइट टाइम आता है तो वो अपने आप को शो करते हैं, अपीयर करते हैं इन फ्रंट ऑफ द डक्स। ठीक है, इससे पहले वो छुपे हुए थे। द बर्ड्स राइज नॉइजिंगली इन पैनिक, जब वो बर्ड्स या डक्स देखती हैं कि हंटर्स आ गए हैं तो वो एकदम से पैनिक कर जाती हैं। ठीक है, और कुछ बर्ड्स एकदम से उड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, शोर मचाते हुए ऊपर उड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एंड द हेड्स ऑफ द टाल ग्रास हाइडिंग अस, ये हंटर्स बोल रहे हैं कि ये जो टाल ग्रास है पानी के अंदर वो हमें हाइड कर रहा है। वी केयरफुली प्लेस और शॉट्स, हमने केयरफुली सोचते समझते हुए गोलियां चलाई। अमंग द कन्फ्यूजन ऑफ ब्रह्मनी, टील, पिनटेल एंड मेलर्ड, ये कुछ टाइप्स हैं, कुछ स्पीशीज़ हैं डक्स की। ठीक है, सो उन्होंने जब शूट किया तो वो एकदम से सारी की सारी डक्स आपस में मिक्सअप हो गई, समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी डक है, कौन सी किस तरह की स्पीशी है। ठीक है, सो इस कन्फ्यूजन के साथ हम लोगों ने अपने शूट्स को प्लेस किया, हमने गोलियां चलाना शुरू कर दी। 5 बर्ड्स टर्न सडनली लिम्प, उनमें से 5 जो बर्ड्स थी वो एकदम से मुड़ी और वो लिम्प करना शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि उनको कुछ समझ ही नहीं आया या शायद उनको गोली लगी और वो लिम्प करना शुरू हो गई। एंड आर लोअर्ड बाय एन इनविजिबल रोप, और वो
या तो वो ग्रेविटी से, यानी कि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं रही, तो वो ग्रेविटी को उसने कहा है इनविजिबल रोप, या शायद उन्होंने कोई रोप के ज़रिए से उनको नीचे गिराया है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि ग्रेविटी को कहा गया है कि ग्रेविटी एक इनविजिबल रोप है। जब उनको गोली लगी तो उनके अंदर हिम्मत ही नहीं रही, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ गई, ठीक है, स्ट्रेट डाउन टू द गार्डेड रिवर, और वो स्ट्रेट गार्डेड रिवर के अंदर आ गई। गार्डेड रिवर यानी कि उस पूरे रिवर को हंटर्स ने गार्ड किया हुआ था, ठीक है, उसके अंदर जाल बिछाए हुए थे, जगह जगह हंटर्स थे कि उन्होंने हंट करना है डक्स को। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द सर्वाइवर्स व्हील शार्पली लेफ्ट, वी गेस्ड दे वुड। इसके बाद जो सर्वाइव्ड की हुई डक्स थी उन्होंने क्या किया, वो एकदम से वापस मुड़ गई। वी गेस्ड दे वुड, यहाँ पे हंटर्स कह रहे हैं कि हमने सोचा ही था कि वो ऐसा ही करेंगी। मेकिंग अ बी लाइन फॉर द साइड्स, बी लाइन का मतलब होता है कि इम्पल्सिव और इंस्टिंक्टिव रिएक्शन या फ्लाइट, ठीक है, हर इंसान का एक इम्पल्सिव रिएक्शन होता है टुवर्ड्स डेंजर, ठीक है। इसी तरह से जो डक्स थी उन्होंने क्या, वो उनका बी लाइन था, यानी उनका इम्पल्सिव रिएक्शन था, ठीक है। मेकिंग अ बी लाइन फॉर द साइड्स, यानी कि हम सब देख रहे थे उनका बी लाइन रिएक्शन ऑफ द सेकेंड पार्टी बिहाइंड द रिच। सेकेंड पार्टी यानी कि एक और पार्टी थी हंटर्स की जो कि छुपी हुई थी बिहाइंड द रिज, यानी कि किसी ऊंची जगह पे उसके पीछे छुपे हुए थे। वी लीन बैक इन कंटेंटमेंट टू सी 2, 3, 4 ब्राह्मी डेंगल फ्रॉम द अनसेरेमोनियस स्काई। इसके बाद वो कहते हैं कि हम लीन बैक कर गए, यानी कि आराम से बैठ गए कंटेंटमेंट के साथ, कि अब 2, 3, 4 ब्राह्मी जो डक्स हैं वो आसमान से घिरती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। और वो उनको देख के उनको शर्म नहीं आ रही कि डक्स को हमने हंट किया है और वो ज़ख्मी होके नीचे गिर रही हैं, बल्कि वो उसको इंजॉय कर रहे हैं उस साइड को, ठीक है। इसके साथ हमारी पोइम ख़त्म हो जाती है। अब हम इस पोइम की क्रिटिकल अप्रिसिएशन और इसको डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। इस पोइम को मैंने 5 डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट किया है। आप इसमें से कोई भी जो आपको अच्छा लगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एनालिसिस में, ठीक है। सबसे पहले अगर हम इसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन देखें, ठीक है, कि इस पोइम के अंदर हमें हंटिंग सीन दिखाया गया है, यानी कि एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स सर्टेन प्लेसेस, ठीक, और जो हंटर्स हैं वो उसका एडवांटेज लेते हैं और उनको किल करते हैं, उनको हंट करते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल लिटरल हमें इंटरप्रिटेशन मिल जाती है इस पोइम की। इसके अलावा हम इस पोइम को इस एंगल से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस पोइम के अंदर क्रुएलिटी ऑफ हंटिंग को दिखाया गया है, ठीक है, यानी कि किस तरह से हंटर्स क्रूएल तरीके से बर्ड्स को, एनिमल्स को हंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पोइम के अंदर एक लाइन थी, दे लीन बैक विद कंटेंटमेंट, यानी कि वो इस साइट को एंजॉय कर रहे थे, उनको कोई भी अफसोस नहीं था, ऐसे जैसे उनके अंदर दिल ही नहीं था। बेशक एक जानवर ही है, लेकिन आपको दुख होता है जब आप उसको किल करते हो। तो ये जो हंटर्स हैं ये इतने क्रूअल है कि इनको दुख ही नहीं होता, ठीक है। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इस पोएम के अंदर राइटर ने, पोइट ने एक्सप्लोर किया है रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस, ठीक है, यानी कि ह्यूमंस किस तरह से एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, किस तरह से उनको किल करते हैं, ठीक है, और किस तरह से ये जो ह्यूमंस हैं ये नेचुरल साइकिल ऑफ माइग्रेशन इसको भी डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। यानी कि एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं, माइग्रेट करते हैं, एक लाइफ साइकिल बनती है, ठीक है। लेकिन हम जो लोग हैं, ह्यूमंस हैं, हंटर्स हैं, ये इन सब चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं, या तो दरख्त काट दिए या उनके जो हैबिटेट है उनको डिस्टर्ब कर दिया, या फिर उन जानवरों को ही ऑल टुगेदर किल कर दिया, ठीक है। इसके अलावा हमें इस पोएम के अंदर फोर्स डिस्प्लेसमेंट का भी थीम नज़र आता है। इसको हम इस पर्सपेक्टिव से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जिस तरह से कलोनियलिज्म में लोगों को फोर्सफुली एग्जाइल किया जाता था अपने ही होमलैंड से, उसके बाद फिर वो किसी फॉरेन लैंड में जाते थे और वहाँ पे जाके वो एक्सप्लॉइट होते थे, ठीक है। सो आप इस पोएम को इस पर्सपेक्टिव से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्टली हमारे पास आ जाता है कि किस तरह से फॉरेन और माइग्रेटेड लोगों को डिफरेंट प्लेस के ऊपर एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस पोएम के अंदर पाकिस्तान की बात की गई है, सो हम पाकिस्तान को ही कॉन्टेक्स्ट मिलेंगे, ठीक है। यानी कि
जो फॉरेनर्स हैं या फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो वापस अपने होमलैंड में आते हैं तो लोग उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, उनका मिस यूज़ करते हैं, ठीक है। उन लोगों को पता नहीं होता ट्रेडिशंस का, नॉर्म्स का, कि किस तरह से चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में। सो लोग उनको डिसीव करते हैं पैसे के लिए, ठीक है, उनका एडवांटेज लेते हैं। सो हम देखते हैं कि जो फॉरेनर्स हैं या ओवरसीज़ हैं, सो जब वो वापस आते हैं तो अपने ही लोग किस तरह से उनका एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से हमें इस पोएम के अंदर बताया गया है कि जैसे ये डक्स थी वो बहुत रिलैक्स्ड थी, इंजॉय कर रही थी। सो हमें तौफीक रफ़ात ये इम्प्रेशन भी देते हैं कि जब आप एक फ़ॉरेन लैंड में जाते हो या आप एक डिफरेंट प्लेस में जाते हो तो आपका एटीट्यूड डिफरेंट होना चाहिए, आपको इतना रिलैक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर लोग पाकिस्तान वापस आते हैं या फॉरेनर्स आते हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि हम एक जगह पे जा रहे हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का सिस्टम कैसे वर्क करता है, ताकि आप लोगों को कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके, ठीक है। सो ये जो माइग्रेटेड लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, क्योंकि लोग तो आपका हर जगह मिसयूज़ ही करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें तौफीक रफ़ात ने ये भी बताया है कि जो लोग हैं जो माइग्रेट करते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपना ख्याल खुद रखें, ये नहीं कि वो बस आंखें बंद करके बैठ जाए। जैसे कि ये डक्स थी, ये बहुत रिलैक्स्ड थी, एज इफ़ नथिंग मैटर्ड, यानी कि वो रिलैक्स थी, उनको कोई डर ही नहीं था कि हम किसी फॉरेन प्लेस में हैं, हम माइग्रेट करके आई हैं, हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए, ठीक है। तो वो बिल्कुल रिलैक्स्ड थी। सो एक तरह से ये उनकी कॉन्सिक्वेंसेस में भी आ जाता है कि उन्होंने जिस तरह से एक्शन ली उनको उस तरह का रिजल्ट मिला, ठीक है। सो हमें इस पॉइंट के थ्रू बताया गया है कि इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हर सिचुएशन में कॉन्शियस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आप आंखें बंद करके बैठ जाए, ठीक है, क्योंकि लोग तो आपका हर जगह आपका यूज़ करेंगे, मिस यूज़ करेंगे, आपका एडवांटेज लेंगे, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने अपने आप को खुद को एक्सप्लॉइट नहीं होने देना, ठीक है। सो डेट वॉज ऑल फॉर दिस पोएम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस पोएम की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं इसको फर्दर नेक्स्ट वीडियो में इलेबोरेट कर सकती हूँ। सो इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।